नमस्कार दोस्तों, मैं सिर्फ सुनील पंचारिया और मैं आप सबका यूडेट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम हमारी इस इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो पहल शुरू की गई थी, जिसके अंदर हम उन सेलेक्टेड टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस का पार्ट होते हैं, उस मुहिम को आज हम आगे बढ़ाते हुए उस टॉपिक पर आ गए हैं जिसका इंतजार आई थिंक हर इंडियन पॉलिटी पढ़ने वाले व्यक्ति को रहता है, क्योंकि हम सब का ये टॉपिक है वो फेवरेट बन जाता है। इसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हम जब भी पॉलिटी पढ़ते हैं, जहाँ से भी पढ़ते हैं, उसमें इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा विशेष फोकस किया जाता है और प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन भी इस टॉपिक से अच्छे खासे पूछे जा सकते हैं। इसलिए हम सब का ये जो फेवरेट टॉपिक है, आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि हैं भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन होते हैं, किस तरीके से कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां कौन सी होती है, राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं कौन सी होती है, राष्ट्रपति के लिए शर्तें कौन सी आवश्यक होती हैं, राष्ट्रपति को और कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन सी है, कार्यपालिका शक्ति कौन सी है, वित्तीय शक्ति कौन सी है, कूटनीतिक शक्ति, विवेकाधीन शक्ति और न्यायिक शक्ति, इन तमाम शक्तियों के बारे में जानना, यानी कि राष्ट्रपति अपने आप में एक अच्छा खासा सिलेबस का पार्ट रखता है और आज हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं। तो शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए हुए कि इसके अंदर वैसे राष्ट्रपति इतना बड़ा टॉपिक है कि इससे रिलेटेड 2-3 वीडियो तो आराम से बन ही जाएंगे। तो हम एक ही वीडियो में सब कुछ समेटने की बजाय धीरे से समझेंगे, आराम से पढ़ेंगे और एक एक टॉपिक के अंदर गहराई में घुसने की कोशिश भी करेंगे। तो फिलहाल आज का जो हमारा मोटिव रहेगा, उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति से रिलेटेड जो बेसिक जानकारियां होती हैं वो सारी हम एक साथ जुटा लें। उसके बाद राष्ट्रपति की शक्तियों को एक एक क्षेत्र की शक्ति को, जैसे विधायी शक्ति हो, कार्यपालिका हो, न्यायिक शक्ति हो, वित्तीय शक्ति हो, इन तमाम शक्तियों को कुछ अलग अलग पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो हम हमारे इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हमें पढ़ना है राष्ट्रपति। तो एक्चुअल में राष्ट्रपति किसका भाग है? राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का भाग है। तो आज इन शॉर्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, भारत की कार्यपालिका की स्टार्टिंग कर रहे हैं और भारत की कार्यपालिका के अंदर 4 पद हैं, उसके अधिकारी शामिल होते हैं। पहले तो राष्ट्रपति खुद हैं, दूसरे मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर आते हैं अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। इन चारों से मिलकर बनती है भारत की कार्यपालिका। वैसे कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति ही होते हैं और कुछ नहीं। यानी कि भारतीय संविधान के अंदर जब व्यवस्था की गई थी कि भारत में शासन किस तरीके से चलेगा, तो शासन चलाने के लिए शक्तियों का 3 क्षेत्रों में विभाजन किया जाता है। एक को बोलते हैं विधायिका, दूसरी को बोलते हैं कार्यपालिका, तीसरी को बोलते हैं न्यायपालिका। ये प्रावधान लगभग सभी लोकतंत्रों के अंदर होता है, जहाँ यानी कि शक्ति का विभाजन होता है। हम केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्ति देखते हैं वो शक्ति का वितरण होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और यहाँ पर होता है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियों का पृथक्करण या फिर शक्तियों का विभाजन। तो संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों के डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रावधान है, उससे रिलेटेड मुद्दे बनते हैं, शक्ति के सेपरेशन ऑफ पावर से नहीं बनता है। तो हम जो आज पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति, यानी कि हम समझ रहे थे कि कार्यपालिका क्या चीज है और राष्ट्रपति क्या होते हैं और ये क्या प्रावधान है जिनके बारे में हमें समझना है। तो सबसे पहले एक बेसिक जानकारी के तौर पर हम जुटा लेते हैं कि किसी भी शासन व्यवस्था के संचालन के लिए 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं और उनमें पहला क्षेत्र आता है, यानी कि शक्तियों को, संपूर्ण शासन की जो शक्ति होती है उसका विभाजन किया जाता है 3 क्षेत्रों में। विधायिका, यानी कि भारत के अंदर विधायिका के नाम पर आती है संसद। दूसरे नंबर पर आती कार्यपालिका। भारत के अंदर कार्यपालिका का मतलब ये चारों चीजें हैं, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी। इन चारों के अलावा तीसरा विभाजन किया जाता है, वो होता है न्यायपालिका के बारे में, यानी कि 3 तराजों पर ये शासन चलता है। अब जो भारत के अंदर प्रावधान किया गया था कि भारत के अंदर न्यायपालिका स्वतंत्र रखी जाएगी, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहले। दूसरी बात की गई थी कि भारत में विधायिका और कार्यपालिका को जोड़कर रखा जाएगा, यानी कि संसद हमारी विधायिका है, राष्ट्रपति एक ही हमारे कार्यपालिका है। लेकिन कार्यपालिका इतनी बड़ी संस्थान है, अब ये प्रावधान तो लगभग सभी जगह होता है,
कि एक न्यायपालिका होती है, एक विधायिका होती है, एक कार्यपालिका होती है। अमेरिका के अंदर भी कार्यपालिका राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति उसके बाद अपने हेल्पर के रूप में अपनी मर्जी के किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त कर देते हैं, जबकि भारत के अंदर ऐसा प्रावधान नहीं था। भारत के अंदर संविधान में लिखा गया था कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य एक मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा जिसके प्रधानमंत्री होंगे, यानी कि राष्ट्रपति ही कार्यपालिका है, लेकिन उस कार्यपालिका की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद भी होगी। इसलिए अब ये मंत्रिपरिषद भी कार्यपालिका के एक पार्ट बन गया। उस मंत्रिपरिषद के बाद में कई बार क्वेश्चन ये भी आता है दिमाग में कि अगर राष्ट्रपति किसी दिन वहां पर उपस्थित नहीं हुए, आपके देश के अंदर कहीं बाहर चले गए हो या फिर अचानक अनहोनी घटित हो जाए, तब क्या होगा? तब एक और पद बनाया उपराष्ट्रपति का कि ये राष्ट्रपति की जगह पर काम करेंगे। फिर मामले उठे कि कार्यपालिका और विधायिका के लिए तो ठीक है, एक आपने न्यायपालिका बना रखी है, न्यायपालिका तो हर बार सरकार को या विधायिका को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगी, तब उनकी सहायता के लिए एक और पद बनाने की जरूरत पड़ी, जिससे बोलते हैं महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, यानी कि ये भारत सरकार के सबसे बड़े यानी प्रथम वकील की उपाधि दी जाती है इनको। तो यानी कि कार्यपालिका का मतलब राष्ट्रपति ही होता है। अमेरिका के अंदर देखा जाएगा तो वहां पर एक राष्ट्रपति हैं जो निर्वाचित होकर आए हैं और बाकी सब कुछ राष्ट्रपति की मर्जी के चलते हैं। और भारत के अंदर राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं, लेकिन आते तो निर्वाचित होकर ही हैं। बाकी जो कुछ भी हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, एक महान्यायवादी को छोड़कर बाकी सभी विधायिका से ही उठाए गए हैं। यानी कि प्रधानमंत्री अपनी सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करते। अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि विधायिका अलग चीज है, कार्यपालिका अलग चीज है। कार्यपालिका का मतलब एक राष्ट्रपति ही होता है। अब हम देखेंगे कि भारत के अंदर जो संसदीय व्यवस्था अपनाई गई, संसदीय व्यवस्था के अंदर ये प्रावधान है कि जो कार्यपालिका और विधायिका है दोनों जुड़ी हुई होंगी, और इन कार्यपालिका और विधायिका किस तरीके से जुड़ी हुई होती है और भारत के अंदर शासन किस तरीके से चलता है, यानी राष्ट्रपति को किस प्रकार की शक्तियां मिलती है और वो अपने इस एग्जीक्यूशन वाला यानी कि कार्यपालिका कार्यकारी जो कार्य होते हैं उनको वो किस तरीके से करेंगे, इनके बारे में अब हमें जानना होगा। तो इनको जानने के लिए हमें राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में जानकारी लेनी होगी। और बाकी अब एक चीज और है कि कार्यपालिका वाला जो शब्द है ये भारत के संविधान के भाग 4 में है, भाग 5 में है, भाग 5 में और भी चीजें। फिलहाल हम शुरुआत कर रहे हैं भाग 5 की, जिसके अंदर लिखा गया है कार्यपालिका, और कार्यपालिका के अंदर जो प्रथम पद है वो हमने बात कर ली कि कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो हमारा जो भाग 5 शुरू होता है अनुच्छेद 52 से, और अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, और लगे हाथ अनुच्छेद 53 में लिख दिया कि भारत के जो राष्ट्रपति होंगे संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति किसमें होगी, अकेले राष्ट्रपति में होगी। यानी कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का सर्वे सर्वा है। अब राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है, लेकिन संसदीय व्यवस्था में हमने देखा था कि दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका, एक नामित या नाम मात्र की कार्यपालिका। तो यहाँ एक चीज तो समझ में आ गई, राष्ट्रपति मतलब कि सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो प्रधान कौन हुआ, यानी कि कार्यपालिका कौन बनी, राष्ट्रपति। इसलिए नामित कार्यपालिका कौन सी है, राष्ट्रपति। इसलिए हमने संसदीय व्यवस्था जब पढ़ी थी तब चर्चा की थी कि राष्ट्रपति नामित कार्यपालिका होते हैं, और जबकि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती, प्रधानमंत्री नहीं, मंत्रिपरिषद होती है। इसी के ही अकॉर्डिंग चलेगा देश का शासन। इसलिए यहाँ आते आते संसदीय व्यवस्था का जिक्र होने लगा, और संसदीय व्यवस्था ने राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद दो पदों का गठन कर दिया। यानी कि अनुच्छेद 53 ने तो घोषित कर रखा है कि सभी कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। और उसके बाद सीधे गए अनुच्छेद नंबर 74 में, और अनुच्छेद नंबर 74 कहता है राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का पालन यानी कि शक्तियों का प्रयोग एक मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा, और इस मंत्रिपरिषद का प्रधान यानी कि नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री होगा। यहाँ आते एक चीज क्लियर हो गई कि प्रधान राष्ट्रपति के पास तमाम कार्यपालिका की शक्तियां हैं, सारी जितनी कार्यपालिका काम करती है सारे काम किसके होते हैं, राष्ट्रपति के। अगर ये अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती तो फिर
उसके अंदर भी राष्ट्रपति को तमाम शक्तियां होती है। भारत के अंदर भी राष्ट्रपति को तमाम शक्तियां, यानी राष्ट्रपति के पद तो दोनों बराबर बनाए गए थे, लेकिन आगे एक शर्त डाल दी जो अमेरिका में नहीं है। वो शर्त क्या है कि अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति अपनी तमाम शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करेगा, जिसकी अध्यक्षता यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रधान कौन होगा? भारत का प्रधानमंत्री कहलाएगा। और एक चीज यहां तक क्लियर थी कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अलावा कुछ भी काम नहीं करेगा, जितने काम करेगा इनकी सलाह पर ही करेगा। अब एक बार मामला बना कि राष्ट्रपति सलाह पर काम करेगा, मंत्रिपरिषद जो भी सलाह देगी, तो क्या राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है? ये बात सुर्खियों में आई, कई बार इस पर मुद्दे बनने लगे थे। तब एक केस आया था, यानी कि केस क्या बना, 42वां संविधान संशोधन हो गया था, और 42वें संविधान संशोधन 1976 में लिख दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए क्या है? बाध्य है। बाध्य होने का मतलब है कि मंत्रिपरिषद जो कुछ भी कहेगी राष्ट्रपति तो उसको मानेगा ही। अब ये शर्त आते ही राष्ट्रपति की शक्तियां हम सब समझ रहे हैं क्षीण होती जा रही है, क्योंकि बाध्य होने का मतलब क्या होगा कि इतनी देर तो हम जोश में पढ़ रहे थे, तमाम शक्तियां किसकी हुई? कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में। लेकिन यहां आते ही अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। यह मंत्रिपरिषद है, और मंत्रिपरिषद ने संसद की सहायता से संविधान में संशोधन करवाया, और संशोधन करवा के लिख दिया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। और जैसे ही ये बाध्यता डाली, राष्ट्रपति की तमाम शक्तियां खत्म हो गई, क्योंकि वो मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कुछ भी नहीं करेंगे, और मंत्रिपरिषद ने अगर एक बार कह दिया तो मतलब कह ही दिया। अब ऐसी परिस्थिति में जब राष्ट्रपति की शक्ति पर मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी होने लगी, तो फिर ये राष्ट्रपति, जो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था चलती है, तो वहां पर जो जो शक्तियां वो यूज करता है, हमारे अंदर देश के अंदर राष्ट्रपति वैसी शक्तियां यूज करने के योग्य बचे नहीं। और जैसे ही ये अयोग्य हुए, तो फिर दूसरा शब्द सुर्खियों में आ गया कि भारत के अंदर एक नामित कार्यपालिका है, सैद्धांतिक कार्यपालिका है, जबकि दूसरी क्या है? वास्तविक है। तो वास्तविक कौन बन गई? मंत्रिपरिषद। भारत के अंदर वास्तविक जो कार्यपालिका मंत्रिपरिषद है, जबकि नामित, जिसके नाम पर देश का शासन चल रहा है, वो है राष्ट्रपति। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पर बन गए। जब बाध्यकारी वाली बात बोली 42वें संविधान संशोधन 1976 में, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका विरोध किया। कई देश के जो विचारक थे उन सब ने कहा कि ये सब तो फिर राष्ट्रपति पद बनाए क्यों, जब आप लोगों को अपनी मर्जी करनी है। तो फिर 44वां संविधान संशोधन आया 1978 में, और 44वें संविधान संशोधन में बोल दिया कि राष्ट्रपति इस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस संसद को लौटा सकते हैं। यानी कि अब राष्ट्रपति की वर्तमान स्थिति क्या है 44वें संविधान संशोधन के बाद, कि राष्ट्रपति, भारत की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे, और मंत्रिपरिषद की सलाह एक बार के लिए राष्ट्रपति वापस लौटा भी सकते हैं। यानी कि इस सलाह पर राष्ट्रपति को एक बार के लिए वीटो पावर मिलती है कि आप लौटा दीजिए। अगर मंत्रिपरिषद ने वापस वही सलाह वापस रिटर्न कर दी, तो फिर आपको उनकी सलाह मानने के लिए फिर से क्या हो जाना पड़ेगा? बाध्य हो जाना पड़ेगा। तो अब ध्यान में रखना, हमें कंफ्यूज करने के लिए पेपर में लाइन आ सकती है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए यानी कि बाध्य हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन एक बार के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? रिटर्न भी कर सकते हैं। ये प्रावधान कब हुआ? 44वें संविधान संशोधन 1978 के समय, और जबकि बाध्यकारी कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान। चलिए, तो हमने राष्ट्रपति से संबंधित 2 अनुच्छेद देख लिए, और इनके जो गहन चिंतन था वो भी कर लिया, 74 तक भी हम पहुंच गए। अब उसके बाद आते हैं कि भाई राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। तो उसके लिए अब हम राष्ट्रपति का चुनाव जानना चाहते हैं। चुनाव जानने के लिए राष्ट्रपति के बारे में हमें 2 अनुच्छेद की जानकारी चाहिए। एक है अनुच्छेद नंबर 74, दूसरा अनुच्छेद नंबर 54, दूसरा अनुच्छेद नंबर 55। 54 और 55 किन के बारे में जानकारी देते हैं? अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अप्रत्यक्ष रूप से होने का मतलब है कि हम जिनको वोट देंगे वो आगे जाकर राष्ट्रपति को वोट देंगे, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। और इस अप्रत्यक्ष चुनाव के अंदर हमने जिन जिन को भी वोट देकर भेजा है, वो सभी लोग आगे जाकर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देंगे। तो यहाँ जो सभी लोग चुनाव में जाकर वोट देने वाले हैं, ये कौन होंगे? जिनको जनता चुनकर भेजेगी। यानी कि सभी
एमपीज और एमएलएज जिनका प्रत्यक्ष चुनाव हुआ है, यानी जनता ने जिनको चुना है, निर्वाचित हैं, वो लोग आगे जाकर राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर भाग लेंगे। तो यहाँ तमाम चीजें क्लियर कर लेते हैं। पहली चीज, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के अंदर कौन कौन व्यक्ति शामिल होने वाले? संपूर्ण देश के ऐसे एमपीज या एमएलए जिनको जनता ने खुद चुनाव में वोट निर्वाचित किया है, चाहे वो हमारे लोकसभा में सेलेक्ट होने वाले या राज्यसभा में, लोकसभा में सेलेक्ट होने वाले सभी एमपीज हैं, या फिर विधानसभाओं में शामिल होने वाले सभी एमएलएज हैं यानी विधायक हैं, और या फिर राज्यसभा में शामिल होने वाले अप्रत्यक्ष चुनाव से भी जीते हुए हो लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभाओं ने जिनको भेजा है, वो सभी एमपीज और एमएलएज राष्ट्रपति चुनाव के अंदर भाग लेंगे। लेकिन कौन भाग नहीं लेगा? वो सदस्य जिनको राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल ने मनोनीत किए हैं। राज्यपाल लोकसभा के अंदर विधानसभा के अंदर वर्तमान में किसी को भी मनोनीत नहीं करते हैं, तो राज्यसभा के यानी विधानसभा से कोई भी मनोनीत सदस्य नहीं होता है, इसलिए विधानसभा के सभी विधायक होते हैं वो सभी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे। दूसरी चीज, कुछ राज्यों के अंदर विधान परिषदें होती है जिनका चुनाव होता है, लेकिन विधान परिषदें केवल 6 राज्यों में है, इसलिए सभी राज्यों में विधान परिषदें नहीं है, तो उन 6 राज्यों की विधान परिषद को भी वोट देने का अधिकार नहीं है। तीसरी बात, लोकसभा के अंदर वर्तमान में राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मनोनीत नहीं करते हैं। पहले प्रावधान था 2020 तक कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेंगे, इसलिए उस समय लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 थी, लेकिन वर्तमान में 543 क्यों है? क्योंकि 2020 के बाद ये जो 2 सदस्यों एंग्लो इंडियन वाला था, इस प्रावधान को आगे नहीं बढ़ाया, यानी कि ये प्रावधान अपने आप ही समाप्त हो गया। और फिर जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और वो 12 के 12 सदस्य इस चुनाव के अंदर भाग नहीं लेंगे। रीजन पूछा जा सकता है, रीजन यही है कि ये हित संघर्ष है, या फिर इसे बोल सकते हो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ में है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको मनोनीत किया ऑब्वियस है कि आप उसके पक्ष में वोट दोगे, इसलिए मनोनीत सदस्यों को इस चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं होती है। तो देख लेते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा, और इसके अंदर निर्वाचित एमपीज जितने भी सांसद है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के ऐसे सदस्य जो निर्वाचित होकर आए हैं, चाहे विधानसभाओं से निर्वाचित हुए या फिर डायरेक्ट लोकसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए, वो सभी सदस्य, और जितने भी एमएलएज हैं जो विधानसभाओं के, यहाँ पर एक चीज क्लियर कर लेते हैं, जितने भी विधानसभाओं के लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी, यानी विधानसभा के जितने भी निर्वाचित एमएलए विधायक हैं, ये 2 लोग मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। ये तो 54 में हमने देख लिया, फिर 55 देखते हैं। अब आगे बात करते हैं कि चलो ठीक है, ये इतने लोग आज हमारे पास खड़े हैं, अब इनको राष्ट्रपति का चुनाव करना है, राष्ट्रपति के लिए वोटिंग करनी है, तो अब वोटिंग कैसे होगी, यानी निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है? ये प्रक्रिया थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ी मैं कोशिश करूंगा कि हमारी देहाती भाषा के अंदर आप लोगों को समझा सकूं। तो अब देखते हैं ये निर्वाचन की प्रक्रिया किस तरीके की है। इसका पहला नाम पढ़िए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। दूसरा, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली। ये राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है उसका नामकरण हुआ है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होगा। पहला क्लियर कर लेते हैं कि इससे पहले आपको 2 टर्म समझ लेने चाहिए ताकि ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व समझ में आए। वो 2 टर्म कौन से हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के अंदर जो सदस्य होते हैं उनका एक मत मूल्य होता है। वर्तमान ये मत मूल्य का क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे अभी हमारे यहाँ किसी विधायक, एमएलए या एमपी का जब चुनाव होता है, हम उसमें वोट देते हैं, तो प्रत्येक वयस्क नागरिक के मत का मूल्य एक ही होता है, यानी समान है हम सबका मत मूल्य। आपने वोट दिया, उसका भी मतलब 1 वोट काउंट हुआ, मैंने वोट दिया, मेरा भी मतलब 1 वोट काउंट हुआ, और किसी अन्य पहले के बहुत बड़े अधिकारी ने वोट दिया तब भी उसका मत मूल्य 1 ही काउंट होगा। ये तो सामान्य चुनाव के दौरान होता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान ऐसा नहीं होता। पहले तो इसका रीजन समझते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा क्यों नहीं होता है कि सबका मत मूल्य, एक एमएलए का मत मूल्य एक समान कर दिया जाए।
तो समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज, जो हमारे राष्ट्रपति है वो देश के प्रधान नागरिक हैं। देश के प्रधान नागरिक, न तो वो वर्तमान वाले द्रौपदी मुर्मू जी, न तो बीजेपी की प्रमुख हैं और ना ही वो भारत सरकार की प्रमुख हैं, वो संपूर्ण देश के प्रतिनिधि है। यानी कि जहां पर राष्ट्रपति जाते हैं वहां पर वो पूरा का पूरा देश ही मानो, क्योंकि इस पद की बहुत बड़ी गरिमा होती है। तो ऐसे भारत के नागरिक, यानी जिन्हें प्रथम नागरिक बोलो या सर्वोच्च नागरिक बोलो, तो ऐसे नागरिक के जब चुनाव होगा तो उसके अंदर संपूर्ण देश का समान हिस्सेदारी होनी चाहिए। क्लियर है कि संपूर्ण देश के नागरिकों का प्रतिनिधित्व एक समान रूप से आना चाहिए। लेकिन अब हम जानते हैं कुछ राज्य ऐसे हैं जहां की विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन ले रहे हैं? विधानसभा के सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा वाला तो ठीक है, क्योंकि वो तो लोकसभा और राज्यसभा तो पूरे देश की एक ही लोकसभा और एक ही राज्यसभा है, वहां तो सबका समान हो ही जाता है। लेकिन विधानसभाओं में घोटाला होता है। विधानसभाओं में घोटाला किस चीज का है कि विधानसभा में जैसे यूपी की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 400 प्लस है, वहीं राजस्थान में 200, शायद पश्चिम बंगाल में 260 के प्लस है। तो ये जो अब अंतर आ रहा है, कहाँ यूपी में 400, कहाँ राजस्थान के अंदर 200, तो इनमें तो डबल का फासला हो गया। यानी कि जब एमपी यूपी से जो व्यक्ति, जो एमएलए हैं, वोट देने जाएंगे तो 400 वोट वहां पर गिरेंगे, और दूसरी तरफ राजस्थान से जाएंगे तो राजस्थान वालों को तो संख्या 200 ही मिली। यानी पूरे राजस्थान का प्रतिनिधित्व 200 लोगों ने किया, यूपी का प्रतिनिधित्व 400 लोगों ने किया। तो ये तो अंतर आ गया, राजस्थान की जनता का मत मूल्य अपने आप ही कम हो जाएगा। इसलिए मत मूल्य का कॉन्सेप्ट आया। मत मूल्य का मतलब है कि क्योंकि विधानसभा के सदस्यों की संख्या उनकी जनसंख्या पर डिपेंड करती है, और अगर विधानसभा के जो सदस्यों की संख्या है उसकी जनसंख्या से अनुपात निकाला जाए तो ऑलमोस्ट संपूर्ण देश का, होता नहीं है रियल में, लेकिन ऑलमोस्ट संपूर्ण देश का जो मत मूल्य है वो सभी एमएलए का एक समान आ जाएगा। क्योंकि जहां राजस्थान के अंदर एमएलए विधायकों की संख्या कम है, वहां राजस्थान की जनसंख्या भी तो 6 करोड़ के आसपास है। वहीं यूपी के अंदर विधायकों की संख्या ज्यादा है, तो वहां जनसंख्या भी तो तकरीबन 20 करोड़ के आसपास है। तो ऐसी स्थिति में अब अगर हम अनुपात निकालेंगे तो दोनों का अनुपात ऑलमोस्ट बराबर आ जाएगा। इसलिए यहां हमारे एक टर्म यूज होने लग गया मत मूल्य का। यानी कि अब राजस्थान वालों का भी जनसंख्या के साथ अनुपात निकाल कर देखो, जो मत मूल्य आएगा वैसा ही मत मूल्य यूपी वालों का भी आएगा, वैसा ही तमिलनाडु का भी आएगा, और वैसा ही मणिपुर का भी मिलने वाला है। तो मत मूल्य कोशिश की गई है कि सभी विधायकों की जो मत मूल्य है उनको एक समान किया जाए। लगभग पूरा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जनसंख्या बट्टा में या माइनस में नहीं आती, इसलिए वो तो ऊपर नीचे हो ही जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट प्रयास किया गया है कि मत मूल्य बराबर आ जाए। अब एक एमएलए के मत मूल्य की गणना कैसे की जाती है? उसकी टोटल जनसंख्या और एमएलए की संख्या। यानी कि राजस्थान की अगर 6 करोड़ जनसंख्या है तो 6 करोड़ बट्टा 200, क्योंकि राजस्थान की विधानसभा के सदस्य कितने? 200, तो 200 का ये वाला अनुपात निकलेगा। उसके बाद जिस तरफ जनसंख्या लिखी जाती है उसके ऑपोजिट दिशा में 1000 लिखा जाएगा, ताकि क्योंकि जनसंख्या तो करोड़ों में होती है, इनकी संख्या 100-200 के आसपास है, करोड़ों में 100-200 का भाग लगेगा तो फिर लाखों में आंसर आएगा। इस लाखों वाले आंसर को कम करने के लिए 1000 का भी भाग दे देते हैं, ताकि ये अनुपात थोड़ी छोटी संख्या में आए, फिर हम मतगणना आराम से करने लगे, वरना फिर ये लाखों की मतगणना हो जाती है। इसको लाखों वाले पदों को कम करने के लिए हम यहाँ भाग देते हैं 1000 का। लेकिन फॉर्मूला याद रखें, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमें कंफ्यूज किया जा सकता है कि जनसंख्या जिस तरफ होगी उसके ऑपोजिट दिशा में 1000 लिखा हुआ देखना है, और ऊपर जनसंख्या है तो नीचे एमएलए की संख्या है। ये आ जाएगा हमारा एक एमएलए का, एक विधायक का मत मूल्य। अब दूसरा टर्म है कि एक सांसद का मत मूल्य कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि सांसद तो किसी राज्य से नहीं होते, ये तो संपूर्ण देश से है। जब संपूर्ण देश से सांसद आते हैं तो फिर क्या किया जाता है कि सभी जितने भी विधायक आए हैं इन सभी विधायकों का मत मूल्य जोड़ लिया जाता है, उनके अंदर सांसदों की संख्या का भाग लगा दिया जाता है। यहाँ 1000 की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही मत मूल्य, हमने जब एमएलए का मत मूल्य निकाला था तो 1000 का भाग देके मत मूल्य को काफी छोटा कर लिया था। तो आगे एमपीज वाले में 1000 का भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटी संख्या ही मिलेगी अब आगे से। तो एमपीज का मत मूल्य होता है मत मूल्यों, यानी कि एमएलए के मत मूल्यों का योग बटा कुल एमपीज की संख्या, क्योंकि ये संपूर्ण देश में एक समान मत मूल्य देने वाला है। तो
इस प्रकार निकाला जाता है एमपीज का और एमएलएज का मत मूल्य। अब मत मूल्य में एक चीज और ध्यान में रख सकते हैं कि सभी देश के विधायकों का जितना मत मूल्य होगा उतना देश की लोकसभा और राज्यसभा की जो संसद है उनके मतों का मूल्य होगा। यानी राष्ट्रपति का चुनाव है वो संघात्मक व्यवस्था का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जहां पर विधायकों के मतों का मूल्य बराबर है सांसदों के मतों का मूल्य। और आपको याद होगा कि जब हम संघात्मक व्यवस्था के पक्ष में बातें कर रहे थे वहां पर हमने लिखा था, पढ़ा था कि अनुच्छेद 368 कहता है अगर संसद में प्रतिनिधित्व के बाद में अगला टर्म पड़ा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो आधे से अधिक राज्यों का समर्थन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन राज्यों को और संसद को दोनों को बराबर शक्ति देता है। विधायकों का मत मूल्य बराबर क्या होता है? सांसदों का मत मूल्य। इसीलिए इनमें इस प्रवृत्ति में अगर कोई भी प्रकार का चेंजिंग करना है तो फिर आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी चाहिए होगा। तो ये था अनुच्छेद 54 जो बताता है निर्वाचक मंडल और इनके मत मूल्यों की बात होती है। फिर आता है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होगा। अब यहाँ पहला टर्म आया है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है जिस अनुपात में जनसंख्या है उसी अनुपात में इनकी मतों का मूल्य आएगा। कैसे आएगा? तो हमने यहाँ पर निकाला था मत मूल्य। ये जो मत मूल्य निकाला गया था ये मत मूल्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व था, इसलिए क्योंकि पहले ही हमने चर्चा कर ली कि मत मूल्य की जरूरत कहाँ है आपको, क्योंकि मत मूल्य इसलिए निकालते हैं कि राष्ट्रपति यानी कि जिस क्षेत्र की जनसंख्या ज्यादा होती है वहां के विधायकों की संख्या भी ज्यादा होती है। जिस क्षेत्र की जनसंख्या कम है जैसे मणिपुर, मेघालय, इनके तो एक एक दो छोटी छोटी, सिक्किम के अंदर 40 ही सदस्य हैं विधायकों की संख्या, कहाँ 40 है कहाँ 400 है। यूपी के 10 गुना ज्यादा लोग आएंगे फिर यूपी से। तो ऐसी चीजों में आप सबको यानी सभी भारतीयों को समान प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए एक टर्म यूज करते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व। और इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए राष्ट्रपति चुनाव के अंदर मत मूल्य का प्रयोग किया जाता है, न कि वोटिंग का। आई होप कि मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं कि मत मूल्य का कॉन्सेप्ट ही क्यों आया, क्योंकि आगे जो चुनाव होने वाला है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का है। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में सभी देश के नागरिकों का प्रतिनिधित्व समान मूल्यों में आए, समान महत्व रखे। यानी कि अगर आपके राजस्थान की जनसंख्या कम, यूपी की जनसंख्या ज्यादा है तो यूपी के विधायक 400 होंगे, राजस्थान से 200 होंगे, तो ये तो फिर वो 400 लोग जब वोट देंगे तो ये तो फिर यूपी का पलड़ा भारी रह जाएगा और राजस्थान के जो नागरिक हैं उनका पलड़ा कमजोर रह जाएगा। ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो इसलिए दोनों का ही मत मूल्य काउंट किया जाएगा और मत मूल्य के लिए जनसंख्या का वापस भाग लगेगा। मतलब जनसंख्या में एमएलए की संख्या का भाग लगेगा, फिर 1000 का भाग लगेगा, तो ये मत मूल्य ऑलमोस्ट बराबर राउंड फिगर करके बराबर आ जाते हैं। इसी को ही बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व। यानी अब क्या मतलब बना? अब मतलब बना कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो इसके अंदर एमपीज और एमएलए जब वोट डालेंगे तो उसके एक वोट का मूल्य एक नहीं होगा, जितना राजस्थान के एमएलए का जितना मत मूल्य होता है उतना काउंट किया जाएगा। मान लो कि राजस्थान के मत मूल्य 5 आता है और यूपी का भी 5, 5.25 आ जाएगा, तो इससे क्या मतलब निकला? नहीं, यूपी का फिर कम हो जाएगा यूपी वालों का, क्योंकि जनसंख्या वहाँ 4 गुनी जनसंख्या, जबकि वोटरों की संख्या मतलब जो एमएलए की संख्या जस्ट डबल है तो कुछ कम ही रहेगा। तो अब ये जो अनुपात का फासला आ रहा है ये क्या दिखाता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व। यानी कि हम सबको जो प्रतिनिधित्व मिला वो किस में मिला? अनुपात में ही मिला है। किसके अनुपात में? जनसंख्या के अनुपात में। दूसरा, एकल संक्रमणीय गुप्त। गुप्त का मतलब है कि जो भी व्यक्ति अपना मत मूल्य डालकर आएगा वो गुप्त रखेगा। अब राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया होती है इसके दौरान अगला टर्म आता है एकल संक्रमणी। एकल संक्रमणी का मतलब होता है, पहली चीज, राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर जितने भी पद के उम्मीदवार होते हैं, वोटर जो लोग निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं, ये लोग राष्ट्रपति को वोट देते वक्त एक वरीयता में वोट देते हैं। यानी मान लेते हैं कि 3 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं तो तीनों को मैं, यानी कि ए बी सी 3 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब 3 उम्मीदवार हैं, मैंने मान लो वोट देने गया, मैंने प्रथम वरीयता दे दी ए को, सेकंड वरीयता दे दी बी को, थर्ड वरीयता दे दी सी को। यानी कि मेरी तरफ से या तो बनना चाहिए ए, अगर ए को बाकी लोग पसंद नहीं करते हैं तो मेरी तरफ से फिर बी को बना देना, अगर बी भी नहीं बनता तो फिर सी तो अपने आप ही
बन ही जाएगा। तो ये हुआ वरीयता का क्रम। तो मान लो कि मैंने ए को दिया 3 स्टार, बी को 2 स्टार और सी को दिया मैंने 1 स्टार। ये मेरा स्टार का मतलब मत मूल्य, मैंने 3 मूल्य दिए थे, ए को 2 दिए थे, बी को और 1 दिया सी को। ऐसी तरीके से मान लो दूसरा कोई व्यक्ति आता है, वो इनके क्रम चेंज कर देता है, सी को पहला मान लेता है, बी को दूसरा मान लेता है और ए को तीसरा मान लेता है। तीसरा व्यक्ति आता है, फिर अलग अलग दे देता है। इस तरीके से हम सब लोग मिलकर इन तीनों को वोट देते हैं। अब वोटिंग के बाद क्या होगा कि मान लो कि जो भी व्यक्ति चुनाव जीतेगा तो कम से कम उसको एक निश्चित कोटा होता है जो कि मतदाताओं का 50% होता है। जीतने वाले को कम से कम 50% समर्थन की जरूरत होती है। यह समर्थन प्राप्त करने के लिए वो व्यक्ति मतलब जब मतगणना होती है, मतगणना के दौरान देखा जाता है कि मान लेते हैं कि इस ए को 44 लोगों ने प्रथम वरीयता दी और बी को 42 लोगों ने प्रथम वरीयता दी और सी को 86 और 14 लोगों ने सी को प्रथम वरीयता दी। अब एक को भी 50% एक को भी वोटिंग नहीं मिली, तो इसका मतलब है एक भी फिलहाल राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं है। तो फिर अब प्रथम चरण की गणना होगी। ए को 44 लोगों ने कहा था कि प्रथम वरीयता में ए को राष्ट्रपति बनाओ, 42 लोगों ने बी को वरीयता दी थी और 14 लोगों ने वरीयता दी थी सी को। लेकिन इन तीनों में से वर्तमान में एक भी राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं रहा, क्योंकि किसी के भी पास 50% नहीं है। अब होगी दूसरी गणना। दूसरी गणना में मान लेते हैं कि जिन 14 लोगों ने सी को प्रथम वरीयता दी थी उन लोगों ने, फिर मान लेते हैं अब जब सेकंड दौर की गणना शुरू होगी तब प्रावधान है कि जो सबसे कम गणना वाला है, जिसने सबसे कम वोट प्राप्त किया था, उसकी गणना अब नहीं होगी, वो हो गया बाहर। इसे बोलते हैं संक्रमण। संक्रमण का मतलब है कि जो अंतिम सबसे कम रहेगा वो बाहर हो जाएगा और उसने जिसको सेकंड वरीयता दी थी वो व्यक्ति इसकी प्रथम वरीयताओं में काउंट होने लगेंगे। यानी कि 14 लोगों ने इसको प्रथम वरीयता दी थी तो वो 14 लोगों के प्रथम वरीयता हट गई। अब बचे, अब मान लेते हैं कि बाकी जो इसने सी को जिन्होंने प्रथम वरीयता दी उनमें से 7 लोगों ने ए को द्वितीय वरीयता दी थी और 7 लोगों ने बी को द्वितीय वरीयता दी थी। तो अब टोटल वोटिंग काउंट होगी तो ए को मिल रहे हैं 51, बी को मिल रहे हैं 49, यानी कि ए को कितने मिल गए 51 मिलने का मतलब है कि वो 50% का कोटा पार कर गया। जैसे ही 50% का कोटा पार किया तो अब ए राष्ट्रपति बनने के योग्य हो गए। इस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है, जिसके अंदर सबसे कम वरीयता प्राप्त व्यक्ति के वोट दूसरे चरण की गणना में सबसे कम वाला बाहर निकल जाता है। उसने जिसको द्वितीय वरीयता दी थी वो उनकी प्रथम वरीयता में जोड़ी जाती है। यानी कि 14 लोगों ने जिन्होंने सी को प्रथम वरीयता दी थी उन 14 में से 7 लोगों ने बी को द्वितीय वरीयता दी थी और बचे हुए 7 लोगों ने द्वितीय वरीयता ए को दी थी। तो जो द्वितीय वरीयता थी वो दोनों की प्रथम वरीयता में काउंट होने लगेगी। 42 2 49, 42 7 49 और 44 7 51, यानी 51 वाला विजेता हो गया। इस तरीके से राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद की जो काउंटिंग होती है वो इस तरीके से होती है और अंत में जो भी 50% से ज्यादा प्राप्त करेगा वो जीतेगा। अब भारत के चुनाव की प्रक्रिया में द्वितीय चरण की गणना कभी नहीं हुई है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में जनरली 2 ही उम्मीदवार खड़े होते हैं और 2 होते हैं तो ऑब्वियस है एक को 50 से ज्यादा मिलेगा, दूसरे को 50 से कम मिलेगी, इसलिए वो जीत जाते हैं। एक सीधे प्रथम दौर की गणना में ही हो जाता है और निर्विरोध राष्ट्रपति एक ही चुने गए हैं, नीलम संजीव रेड्डी एक बार निर्विरोध रूप से चुने गए थे, यानी कि उनका फिर मान लो चुनाव ही नहीं हुआ। तो ये थी राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 है संबंधित है राष्ट्रपति के कार्यकाल से और राष्ट्रपति का कार्यकाल साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति निर्वाचन से प्रारंभ होकर 5 वर्ष तक अपने कार्यकाल पद पर आसीन रहेंगे। 5 वर्ष का कार्यकाल दे रखा है। अब विशेष कंडीशन भी बताया रखी है, वो क्या है? अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है, पद रिक्त होने का मतलब है राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चल पड़ी या फिर राष्ट्रपति की मान लो
देहांत हो जाता है यानी मृत्यु हो जाती है तो पद रिक्त हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार संभालेंगे। कब तक? 6 माह के लिए, और 6 माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति का नया चुनाव करवाना होगा। तो यहाँ पर पद रिक्त कितने दिन रह सकता है? 6 माह तक, और 6 माह तक उसके पद पर उपराष्ट्रपति रहेंगे, और जैसे ही 6 माह कंप्लीट होंगे, 6 माह से पहले पहले राष्ट्रपति का चुनाव आगे करवाना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन है, अगर राष्ट्रपति का पद अनुपस्थित है, अनुपस्थित होने का मतलब है राष्ट्रपति कहीं विदेश चले गए या फिर राष्ट्रपति कुछ दिन के लिए बीमार हो गए, ऐसी कोई कारण बनता है जिससे राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, ऑफिस खाली है, उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो जाएंगे। जब तक वो लौट कर नहीं आएंगे तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर 5 साल तक रह सकते हैं। अगर पहले दिन शपथ ग्रहण करने के अगले दिन ही राष्ट्रपति बीमार हो जाते हैं और 5 साल तक वो बीमार ही पड़े रहे तो फिर उपराष्ट्रपति 5 साल तक राष्ट्रपति का कार्य कर सकते हैं। और जबकि राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त हो जाए यानी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या इस्तीफा वाला कुछ हो जाए, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति मैक्सिमम कितने दिन रह सकते हैं? 6 माह तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने दिन के लिए राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। अगर पद रिक्त हुआ तो मैक्सिमम 6 माह के लिए, और पद अनुपस्थित है, बीमार है तो नया चुनाव करवाने की जरूरत है। ऐसी परिस्थिति में उपराष्ट्रपति 5 साल तक भी राष्ट्रपति बनकर रह सकते हैं। ये अनुच्छेद 56 यानी कि कार्यकाल से संबंधित बातें थी। आई होप कि आपको समझ में आई। फिर आता है अनुच्छेद 57। एक बार यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है तो क्या उसके पास कोई विकल्प है कि वो अगली बार भी बन सके? इससे रिलेटेड प्रावधान करने थे, क्योंकि अमेरिका के अंदर कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन भारत के अंदर प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जितनी मर्जी आए उतने बार के लिए राष्ट्रपति बन सकते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति बनने की जो योग्यताएं हैं वो कौन सी हैं, और राष्ट्रपति पद के लिए 4 योग्यताएं रखी गई हैं। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष हो चुकी हो। तीसरा, वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चौथा, वो किसी भी लाभ के पद पर आसीन ना हो। यहाँ लोकसभा वाला ध्यान में रखना, क्योंकि लोकसभा की आयु 25 वर्ष है तो कंफ्यूजन हो सकता है। 35 वर्ष जो सामने लिखी गई है वो राष्ट्रपति पद के लिए है, क्योंकि पद बहुत ज्यादा गरिमापूर्ण है तो उम्र थोड़ी अनुभवी व्यक्ति चाहिए। और दूसरा, ये शर्त यहाँ पर योग्यता लोकसभा की मांगते हैं न कि राज्यसभा की। और लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कोई ऐसा सरकारी पद नहीं होना चाहिए जो सरकार से वेतन लेता हो, अपने कुछ आर्थिक लाभ कमाता हो। जैसे कि इन शॉर्ट इतना ध्यान में रखो, जो MP यानी कि जो मंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ये कुछ पद हैं जो कि लाभ के पद में नहीं आते। बाकी सभी नित्य वेतन लेने वाले लोग राष्ट्रपति लाभ का पद माना जाता है। फिर आता है अनुच्छेद 59, जो कि राष्ट्रपति पद पर रहने वाले व्यक्ति को मिलने वाली सेवा, सुविधाएं और शर्तों की बात करता है। इसे छोड़ते हुए अब हम आते हैं अनुच्छेद 60 पर, जिसमें समझने वाली बात भी आएगी। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान करता है। ध्यान में रखना, अनुसूची 3 भी शपथ की बात करती है, लेकिन अनुसूची 3 के अंदर राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं मिलेगा। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख उससे रिलेटेड पर्सनल अनुच्छेद नंबर 60 में किया गया है। तो कंफ्यूजन होता है कई बार, क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि अनुसूची 3 तो हम सब रट कर जाते हैं। कई पदाधिकारियों के वहां पर नाम लिखे हुए हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि सभी पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है, जबकि वैसा नहीं है। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख उनसे रिलेटेड पर्सनल एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 60, और इसी 60 के अंदर वो बातें लिखी हुई है। और राष्ट्रपति पद की शपथ है वो सुप्रीम कोर्ट के CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं, और या फिर उनके द्वारा भेजे गए वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं उनके समक्ष राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। और वो शपथ में यही कहते हैं कि मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का सम्मानपूर्वक श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा, अपने भारत के संविधान का रक्षण, संरक्षण, परिरक्षण करूंगा, और तीसरी बात, अपने इस पद पर रहते हुए जन सेवा को ही सर्वोच्च समझूंगा और जनता के कल्याण के लिए हमेशा प्रयासरत रहूंगा। यहाँ एक डाउट जरूर आना चाहिए कि संविधान का संरक्षण, परिरक्षण राष्ट्रपति करेंगे, जबकि
संविधान की सुरक्षा का, संविधान का गार्जियन किसे माना जाता है? भारत के सुप्रीम कोर्ट को, अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों के हनन पर, और अनुच्छेद 13 भी सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरीक्षण रिव्यू की शक्ति देता है। तो इन सभी बातों से एक चीज क्लियर है कि संविधान की जो रक्षा की गारंटी है, यानी कि संविधान का जो गार्जियन है वो सुप्रीम कोर्ट ही होता है। लेकिन यहाँ जो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं कि मैं संविधान का परिरक्षण करूंगा, तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति उस प्रक्रिया में संविधान का संरक्षण करेंगे जिस प्रक्रिया द्वारा संसद कानून बनाएगी, क्योंकि संसद के हर कानून को सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाया जाता, लेकिन संसद द्वारा पारित हर बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है। और जब यहाँ राष्ट्रपति कहना चाहते हैं कि अगर संसद कोई भी ऐसी गलती करेगी तो उस समय मैं संविधान के पक्ष में रहूंगा, न कि उस पार्टी के जिस पार्टी ने मुझे राष्ट्रपति बनाया है। उनकी शपथ का यह मतलब होता है कि राष्ट्रपति संसद द्वारा किसी भी प्रकार से हर छोटे बड़े घटनाओं पर, बिल पर संविधान का हनन ना करे, इसलिए राष्ट्रपति संविधान की सुरक्षा की शपथ लेते हैं। तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि राष्ट्रपति अगर संविधान की सुरक्षा करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को क्यों गार्जियन माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट सभी न्यायिक क्षेत्रों में मामला देखता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद अगर कहीं कोई छोटी बड़ी घटनाओं में, बिलों में संविधान का हनन ना करे, लोगों पर अतिक्रमण ना कर ले, ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति शपथ लेता है कि मैं संविधान को बचाऊंगा। तो इसका यह मतलब भी होता है कि मैं जब भी कोई संसद बिल पारित करेगी, मैं मुझे सेलेक्ट करने वाली पार्टी के पक्ष से नहीं, जनता के पक्ष से वोटिंग करूंगा, मतलब परिरक्षण करूंगा। ये राष्ट्रपति की शपथ का मतलब था। और लास्ट है राष्ट्रपति पर महाअभियोग। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति यदि संविधान पर अतिक्रमण करे, ऐसी परिस्थिति में संसद एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकती है। कैसे? ये प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के अंदर दे रखी है। अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए इम्पीचमेंट यानी कि महाअभियोग लाया जाता है। और महाअभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए आता है और किसी के भी लिए नहीं। राष्ट्रपति के लिए संसद इम्पीचमेंट लाएगी, यानी महाअभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटा देगी। और जब संसद ऐसा कार्य कर रही होती है, इसकी जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार है कि किसी भी सदन के अंदर इम्पीचमेंट लाया जा सकता है, यानी लोकसभा भी राष्ट्रपति को हटाने के लिए पहल कर सकती है और राज्यसभा भी पहल कर सकती है। दूसरी बात, जिस सदन के अंदर राष्ट्रपति के लिए इम्पीचमेंट आता है, उस सदन के 1/4 सदस्य यानी 25% सदन के सांसद समर्थन करने चाहिए, अदरवाइज वो इम्पीचमेंट नहीं आएगा। अगर लोकसभा के सदस्य 543 में से मान लो 500 लोग उस दिन उपस्थित थे, तो उनके 1/4 यानी कि लगभग 125 सदस्यों का समर्थन चाहिए, तब वो इम्पीचमेंट सदन के अंदर आएगा। यानी कि किसी भी सदन में आ सकता है 1/4 सदस्यों के समर्थन के साथ। अब 1/4 सदस्यों ने समर्थन दिया इम्पीचमेंट, मान लो कि किसी एक सदन एक के अंदर आ गया, जैसे ही संसद के अंदर आया तो सदन के अंदर आया तो सदन वहां से 2/3 समर्थन के साथ उस संकल्प को पारित करेगी। कुल सदस्यों का 2/3 समर्थन के साथ उस संकल्प को पारित किया जाएगा। और जैसे ही मान लो एक सदन से वो बिल एक टर्म भूल गए थे बीच में, यह था कि जब 1/4 सदस्य सदन के अंदर संकल्प पारित करेंगे, उस समय 14 दिन का बीच में गैप आएगा। उस गैप के अंदर हमारी सदन है वो राष्ट्रपति को एक नोटिस जारी करेगी और उनसे पूछा जाएगा कि आपके खिलाफ में इम्पीचमेंट लाया जा रहा है, अगर आप अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हैं तो सदन के अंदर आप आ सकते हैं, और या फिर अपने किसी व्यक्ति को आपके मुहाजे पर भेजा जा सकता है। तो ये 14 दिन के लिए राष्ट्रपति को नोटिस मिलता है। जब राष्ट्रपति इस नोटिस पर आते या नहीं आते वो उनकी मर्जी है। उसके बाद सदन के अंदर वो संकल्प पारित किया जाता है, 2/3 समर्थन के साथ वो संकल्प पारित कर दिया जाता है। जब 2/3 समर्थन से ये संकल्प एक सदन से निकलता है, तब दूसरे सदन में जाता है। दूसरा सदन, विशेष रूप से ध्यान रखिए क्योंकि जजों के मामले में ये कार्य उल्टा होता है, इसलिए ध्यान से सुनना। दूसरा सदन हमेशा उस संकल्प की जांच करवाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज और अन्य कुछ जजों की एक कमेटी बना सकते हैं, सदन के ही कुछ सदस्यों को शामिल किया जा सकता है उसमें, और एक कमेटी बनाकर इसकी जांच करवाएंगी। अगर उस जांच के अंदर ऐसा पाया जाता है कि राष्ट्रपति ने सच में संविधान का अतिक्रमण किया है, तो
दूसरा सदन भी वोटिंग करेगा और अगर दूसरे सदन ने 2/3 समर्थन के साथ उस संकल्प को पारित कर दिया तो राष्ट्रपति का पद मुक्त हो जाएगा। यहां ध्यान में रखने वाली बात है, अगर दूसरे सदन ने संकल्प पारित नहीं किया तब क्या होगा, इंपीचमेंट रद्द हो जाएगा। और जांच में अगर राष्ट्रपति बेकसूर साबित हो जाते हैं तो फिर यह संकल्प पारित नहीं होगा तो राष्ट्रपति वापस अपने पद पर ही रह जाएंगे और इंपीचमेंट वाला प्रावधान कैंसिल हो जाएगा। तो यह है राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया। तो दोस्तों, हमने राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ 9 अनुच्छेदों के बारे में बात की है, जिनके अंदर कुछ बेसिक जानकारियां थी, ज्यादा डेप्थ इनमें हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी इनसे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी थी उनको हमने समझने का एक प्रयास किया था। जैसे कि निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं, मत मूल्य क्या होते हैं, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है, एकल संक्रमण क्या है, इन तमाम बिंदुओं के बारे में हमने जाना था। फिर इस शपथ में क्या विशेष था और इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया थी, इन तमाम बिंदुओं को हमने समझने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई। आगे भी मिलते हैं राष्ट्रपति के इस पद को, मतलब इस जो हमारा सिलेबस का पार्ट है इसके अंदर और भी 1-2 वीडियो और बनेंगे तो उनमें भी बनाएंगे।